एक पंक्ति याद आ रही है कि अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी बड़ी है। थोड़ी से शब्दों की हेराफेरी इसलिए कर दी है क्योंकि ये बात बिहार के परिप्रेक्ष्य में हो रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस साल ये चुनाव तमाम पहलुओं से देखा जाए तो कुछ अलग होने वाला है। चुनाव आयोग की तरफ से संकेत आ चुके हैं कि सितंबर अक्टूबर में चुनाव होना है। तमाम बिहार में जो पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां वो अपने अपने तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी हैं। गठबंधन पर लेकर अभी से ही बहस भी जारी है, कवायद भी जारी है। जनता परिवार का विलय होना था लेकिन अटक गया, बयानबाजी में सिर्फ बात रह गई। अब जो लड़ाई है वो सियासत से निकलकर आम के बागीचों तक भी जा पहुंची है। कहानी आपको पता ही होगी कि हमारे सीएम साहब ने अपने आम और लीची के बागीचों में इसलिए पहरेदारी बैठा दी है कि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जी उसका सेवन ना कर सके। इस मसले पर भी सियासत जारी हो चुकी है और इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर तमाम पार्टियों के लिए, सरकारी नुमाइंदों के लिए आम खास है या आवाम खास। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। एक रिपोर्ट के साथ शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान भी मेरे साथ कुछ ही पल में जुड़ेंगे। अतीत के आईने में गौरवमयी इतिहास का गवाह है बिहार। वर्तमान में एक एक ऐतिहासिक तथ्य का बिहार के नए नुमाइंदों ने नाश कर दिया है। दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र बिहार में बना, लेकिन गणतंत्र की गरिमा को बिहार के सियासी गिद्धों ने नोच नोच कर खा लिया। एक दूसरे के धुर विरोधी नेताओं ने जनता का दिल तोड़कर खुद में हाथ मिलाया। देखिए, वो मैंने पहले भी कहा है, वो गठबंधन करें, विलय करें, मिल के लड़ें, अलग लड़ें, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उनके घर का झगड़ा है, उनके अंदर का झगड़ा है, उनके अहम की लड़ाई है। कैसे वो सलटाते हैं, उनका काम है। इतने तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी और अफवाह उड़ाए जा रहे थे और इन पार्टियों के बीच झगड़ा लगाने की कोशिश की जा रही थी, वो सब को नाकाम होना ही था। इसीलिए कि डे वन से एक एक्सपेरिमेंट हुआ उपचुनाव में और वो सक्सेसफुल था और बीजेपी को पछाड़ दिया हम लोगों ने मिल करके। और ये लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, पहले एक साथ रही हैं। समाजवादी एक ही कुल वंश है समाजवादियों का। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म बिहार में हुआ, लेकिन सियासी धर्म धीरे धीरे गर्त में जाता गया। पूर्व सीएम सरकारी आवास में लगे पेड़ से फल न खा ले, लिहाजा वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए आम, लीची और कटहल की रखवाली यक्ष प्रश्न है। 8 दरोगा, 16 सिपाही ड्यूटी पर है कि पूर्व सीएम मांझी के हाथ फल और सब्जियों की टहनियों तक न पहुंच जाए। लेकिन आज जब कुछ समाचार पत्रों ने खबर छापी तो मैंने डीजीपी को ये बात जरूर कहा है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, क्या मतलब है इसका। क्योंकि आप जानते हैं मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा या जो भी एयरमार्क्ड बिल्डिंग है वो पुलिस के पास है, पुलिस के का ही विंग है, उसके पास रहता है। तो उन्हीं लोगों को मालूम होगा किसको कहाँ नहीं डिप्लॉय की है। ये सब तुच्छ विषय है। हमको तो पता रहता तो हम कहते तोड़वा के दे आओ। जब इसकी हमको चिंता ही नहीं है, इसकी हमको चिंता ही नहीं है, इसके बाद फिर रहने का मोह है तो क्या फर्क पड़ता है। 2-4 महीना है, अब जनता जिसको बैठाएगी वो उसमें जाएगा। हमारा कहना है ये कोई इशू है, ये कोई मामला है। अगर इस मामला को कोई अपने ढंग से डील कर रहा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि आम, पेड़ और लीची का सुरक्षा हो, तो ये तो घटिया मानसिकता है। वो नहीं समझ पा रहे हैं। अगर लालू प्रसाद भी यहाँ पर थे 4 महीना 5 महीना तक, तब वो दूसरे आवास में गए थे, उस समय ऐसी व्यवस्था की गई थी क्या? अगर उनके लिए नहीं की गई थी तो जीतन मांझी के लिए व्यवस्था की गई है कि शेड्यूल कास्ट के लोग फल का लाभ नहीं लें। तो हम समझते हैं उनकी ओछी मानसिकता है जिससे प्रेरित होकर के ऐसा कर रहे हैं, जो कभी प्रशंसनीय नहीं है। वो बल्कि कहा जाए कि वो घृणित काम उन्होंने किया है। किसी को भी अधिकार है यहाँ जब तक हम हैं यहाँ का फल लेने का और फल की सुविधा प्राप्त करने का, लेकिन ऐसा करके उन्होंने अपनी ओछी मानसिकता को ही सिर्फ दिखलाया है। रामायण लिखने वाले वाल्मीकि, गणित का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट, राजनीति और कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाले चाणक्य इसी बिहार की धरती से उपजे। लेकिन इन नए चाणक्यों का क्या?
जो पाटलिपुत्र का सिंहासन हासिल करने के लिए सियासत का बेतुका फॉर्मूला बना रहे हैं। बिहार के इतिहास के लिए ऐसी कहानियां छोड़कर जाएंगे ये सियासतदान कि रामायण तो नहीं, महाभारत जरूर लिखा जाएगा। इस पर हम क्या टिप्पणी करें? ये तो अच्छी बात, अगर मिलकर, मैं तो कह ही रहा हूँ, हम तो कह रहे हैं कि भगवान सद्बुद्धि दे कि सोनिया गांधी, लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़ें। इससे ज़्यादा बेहतर स्थिति हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि लोगों ने लालू यादव के 15 साल के राज को देखा, कांग्रेस को देखा है, और 2.5 साल नीतीश कुमार को देखा है, और किस तरह से नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है, जनता को धोखा देकर उन लोगों से हाथ मिला लिया। तो हमारी तो चुनाव प्रचार और आसान हो जाएगा। इसलिए ये तो उनको तय करना, मिलकर लड़ना कि अलग लड़ना। हम इंटैक्ट, हम मिलकर लड़ेंगे चुनाव। अब उनको गठबंधन बनाना, कांग्रेस के साथ बनाए कि बसपा के साथ बनाए कि सीपीआई सीपीएम, तो ये उनको तय करना किस तरह से वो चुनाव लड़ेंगे। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, भारतीय इतिहास के महानतम शासक सम्राट अशोक, सिखों के आखिरी धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह, सर्जरी के जन्मदाता महर्षि सुश्रुत बिहार से ही थे। ऐसी ऐतिहासिक धरती पर वक्त है ऐतिहासिक लेकिन बेढंगा, बेमेल और बेतुके के सियासी समीकरण का इंतजार कीजिए। तो किस करवट ऊंट बैठेगा ये अभी बताना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है, जो भी तस्वीरें बन रही हैं वो दिलचस्प जरूर बन रही हैं। शुरुआत करते हैं चर्चा की। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, स्वागत कर रही हूं। मेरे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं अचल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत, और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार मनोहर मनोज जी भी इस पैनल का हिस्सा है, बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अचल शर्मा जी आपसे करते हैं। जो कुछ भी बिहार में चल रहा है, ये जो तमाम कवायद हो रही है, चाहे सियासी मैदान से निकलकर व्यक्तिगत लड़ाई तक पहुंच जाती है, इस तमाम चीजें, इन सब का एक सूत्री मकसद है। वो मकसद है कि बीजेपी के विजय रथ को रोकना है। कितना टफ लग रहा है आपको बिहार में आने वाला ये चुनाव आप लोगों के लिए? बिहार का चुनाव जो है बीजेपी के लिए बड़ा बढ़िया चुनाव रहने वाला है। नीतीश कुमार जो सीएम है वहाँ के, वो बीमार मानसिकता से काम कर रहे हैं इस समय। मुझे समझ नहीं आ रही, बिहार में आम के पीछे तो पड़े हुए नीतीश कुमार जी, आम जनता का उनको ख्याल नहीं है। क्या जिस समय वो सीएम थे तब उन्होंने आम लीची तुड़वा के बिकवाई थी क्या? तब उन्होंने उसको सुरक्षा करवाई थी क्या? इससे पहले लालू यादव भी रहे हैं। इस तरह का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से बिहार की जनता उनको जवाब देगी, और वो जो बीमार मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, मुश्किल नहीं है। ये तो एक मौका मिल गया है, आप लोग तमाम जो ये जो मुद्दा मिला है, निश्चित रूप से इस पर बयानबाजी होगी, राजनीति होगी, लेकिन सही अर्थ में, अगर आप सही अर्थ में समझें तो क्या वाकई आपके लिए टफ नहीं है? जो उपचुनाव हुए थे, तो आप लोगों ने उम्मीदें रखी थी, आप 10 में से 4 पर सिमट गए थे, 6 तो गठबंधन लेकर चला गया था। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। वो बीच में जो चुनाव था, मध्यवर्ती बीच में थोड़ा बहुत चुनाव जो आए थे, लेकिन आप ये देखिए ना, जेडीयू का हमेशा विरोध रहा है कांग्रेस से, कांग्रेस का रहा है जेडीयू से। आप घुर विरोधी हैं ये भानुमति का कुंभा है जो मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं। मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त आरजेडी से जुड़ रहे हैं प्रभुनाथ सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रभुनाथ जी। सुदर्शन न्यूज में लावनी बोल रही हूं मैं। ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, गठबंधन के लिए आप लोग आगे आना चाह रहे हैं, लेकिन जेडीयू की तरफ से अब जो संकेत मिल रहे हैं, नीतीश कुमार जी की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं, वो अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं आप लोगों के लिए। नहीं, देखिए ना, गठबंधन में हम ये मानकर चलते हैं कि दोनों तरफ के जो संकेत हैं वो अच्छे नहीं हैं, और इतना सत्य है कि बिहार की जनता गठबंधन चाह रही है। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो दोनों दल का नुकसान होगा। अगर गठबंधन हो गया तो भारतीय जनता पार्टी कहीं चुनाव के मैदान में भी दिखाई नहीं देगी। गठबंधन को 200 से 60। लेकिन प्रभुनाथ जी, गठबंधन होगा कैसे? एक और आप मांझी जी को इनवाइट कर रहे हैं, दूसरी तरफ लालू जी कहते हैं कि बड़े त्याग के लिए तैयार रहिए। अगर ऐसी ऐसी बातें होती रहेंगी कि तो आपको लगता है कि क्या गठबंधन हो भी पाएगा? विभिन्न दल के लोग हैं, विभिन्न मत के लोग हैं, इकट्ठा होना है तो कुछ बातें चलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि गठबंधन नहीं होगा, गठबंधन तो होना है, लेकिन हम ये कहते हैं कि त्याग तो सबको करना पड़ेगा। लालू जी को भी त्याग करना पड़ेगा, नीतीश कुमार को भी त्याग करना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने सुबह सुबह एक संकेत दिया है प्रभुनाथ जी, नीतीश कुमार जी ने सुबह सुबह एक संकेत दिया है, आपने जरूर सुना होगा उनका वक्तव्य। उन्होंने चलते चलते मुस्कुराते हुए कहा था कि हम तो अकेले लड़ने वाले हैं इस चुनाव में। प्रभुनाथ जी, और देखिए, अब जब वो बीजेपी से अलग हुए तो अकेला तो है ही। अभी लालू यादव के सहयोग से सरकार चल रही है, तो चुनाव अगर अकेला लड़ना चाहे तो उनको रोक कौन रहा है? लेकिन गठबंधन अगर नहीं होगा
तो दोनों दल को भारी नुकसान का सामना। चलिए प्रभुनाथ जी हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त जेडीयू से भी मेरे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, ज्ञानेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, ये कहां जा रही है बिहार की लड़ाई? आप तो सियासत की लड़ाई लड़ते लड़ते, सीट की लड़ाई लड़ते लड़ते आम और लीची तक जा पहुंचे। जी ज्ञानेंद्र जी, हेलो, जी क्या बोली? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है ज्ञानेंद्र जी? हाँ, आवाज आ रही है। ज्ञानेंद्र जी, तमाम जो कवायद चल रही है ये आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही है, गठबंधन पर भी बातचीत चल रही है, लेकिन इन सबके बीच ये आम और लीची की जंग क्यों शुरू हो गई? पता नहीं, हम तो बाहर हैं, मीडिया के माध्यम से ही देखे कि काफी पुलिस फोर्स लगाया गया है। वहाँ माझी जी अभी जहाँ रह रहे हैं उनके घर में जो लीची और आम का पेड़ है उसमें काफी सरकार के द्वारा पुलिस फोर्स लगाया गया है वहाँ। तो हमको ये आश्चर्य लगता है, आम और लीची कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, हाथे में है, कोई सरकार का बगीचा नहीं है बाहर में कहीं तो उसको ये किया जाए। आम और ये है उसमें क्या कुछ। लेकिन मांझी जी आरोप लगा रहे हैं, मांझी जी कह रहे हैं कि मैं दलित हूं इसलिए तकलीफ दी जा रही है मुझे जेडीयू की तरफ से, सत्ता की तरफ से। नहीं, सरकार के द्वारा सिक्योरिटी लगाना ये है क्या? माझी जी कितने आम खा लेंगे, कितने लीची खा लेंगे? वो तो ऐसा कुछ तो है नहीं। अब मुख्यमंत्री को आम और लीची हम तो इतने दिनों से है इनके यहाँ इतना आम और लीची, हिंदुस्तान का कोई बढ़िया आम और कोई लीची नहीं है जो इनके यहाँ लोग नहीं। चलिए, मतलब आप मांझी जी को आम और लीची खिलाने के लिए तैयार है, लेकिन इतना जरूर बता दीजिए कि अगर मांझी जी गठबंधन में शामिल होते हैं, अगर आरजेडी और आपके साथ मिलकर मांझी जी आते हैं, तो क्या आप उस गठबंधन का हिस्सा रहेंगे? क्या आरजेडी के साथ मांझी जी जाएंगे? थोड़ी हम आरजेडी के साथ थोड़ी रहने वाले हैं। मतलब आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन की बात चल रही है साहब, और इस बीच आरजेडी की तरफ से मांझी जी को भी आमंत्रण दिया जा रहा है। फर्क नहीं पड़ता है उससे, लेकिन मांझी जी उसमें नहीं जाएंगे। चलिए ज्ञानेंद्र जी मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ दो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में भी मौजूद हैं। अचल शर्मा जी बीजेपी से हैं, मनोहर मनोज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोहर जी, मैं आपके पास आती हूँ। आपने तमाम तरीके की बातें सुनी, अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी राग, अपनी अपनी डपली पीटी जा रही है, लेकिन इन सबके बीच जो असल मुद्दा है वो हटता जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि जनता परिवार का जो विलय होना था वो तो अब खटाई में पड़ गया है, लेकिन गठबंधन को लेकर जो रणनीति तैयार की जा रही है, जो बातचीत हो रही है, वाकई क्या वो प्रैक्टिकल हो पाएगी? देखिए, सारी लड़ाई सियासत की चल रही है, और आप ये देखिए 1995 में लालू की जो शासन करने की जो शैली थी उसके खिलाफ विद्रोह किया था जनता दल के लोगों ने, और उस समय जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत सारे जनता दल के असंतुष्ट लोगों ने उनके खिलाफ बगावत की और अलग समता पार्टी का गठन किया। 1996 से लेकर 2014 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका लगातार गठबंधन बना रहा बिहार में लालू के खिलाफ, लालू के जंगल राज के खिलाफ। और उन लोगों की लंबी लड़ाई का फलसफा 2005 में मिला कि जब विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक तरह से पहली बार सरकार बनाई, और वो सरकार की शुरुआत अच्छी हुई। पहला कार्यकाल तो बिहार में सी चेंज लाने का था। दूसरा कार्यकाल जो था वो नीतीश जी ने एक तरह से दो शुरुआत की। पहला ये कि बिहार को विशेष दर्जे को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर जनता दल यू की एक राजनीतिक लाइन बनाई, और दूसरा ये कि नरेंद्र मोदी से जो उनकी प्रतिद्वंदिता थी, जो एक उम्र के एक कंटेम्प्रेरी वगैरह जो भी थे, उस वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा। तो कहीं ना कहीं इस सियासत की लड़ाई में जो व्यक्तिगत अहम था वो नीतीश के भारतीय जनता पार्टी के बहिष्कार के साथ शुरू हुआ, और जब लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मैंडेट बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिला, ऐसे में जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली जो कहावत होती है, आरजेडी भी बीजेपी के खिलाफ और जनता दल यूनाइटेड भी एक नया बीजेपी के खिलाफ खेमा बना। तो इस सियासत की लड़ाई में जो एक सियासत का कंपल्शन है कि लालू और नीतीश को एक होना है, नहीं तो उनके राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, जिसे लगता है कि वह जब तक साथ थी नीतीश सरकार में तब तक बिहार में सुशासन आया, और बाद में नीतीश कुमार ने जब हम लोगों को अलग हट करके अब सरकार बनाई तो वह जनादेश का एक तरह से अपमान था।
बिहार का जो सामाजिक समीकरण है वो निसंदेह लालू और नीतीश के पक्ष में दिखता है कि उनका जो वोट बैंक है जातीय आधार पर। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पहले केवल एक उस पर ब्रांड था कि वो अगड़ों और वैश्यों की पार्टी है। आज की तारीख में अगर जातीय राजनीति के हिसाब से देखें तो तमाम जातीय प्रतिनिधित्व जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के धड़े में दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा मानना है प्रेक्षकों का, खास करके दिल्ली में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की भारी हार हुई उसके बाद से लोगों को ये लगने लगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को नाकू चने चबाना पड़ सकता है। अब आरजेडी और जेडीयू का जो गतिरोध है जो कि कोई नई बात नहीं है, समाजवादी ये लड़ते भिड़ते हैं, सत्ता के लिए सारे काम करते हैं और यह समाजवाद परिवारवाद में तब्दील हो गया है। नीतीश जी गुड गवर्नेंस के जरूर प्रतीक थे, लेकिन वो एक अहंगवाद के शिकार है। लेकिन ये सारी कवायद हो रही है बीजेपी को रोकने के लिए। लेकिन बीजेपी की तरफ की अगर बात की जाए तो बीजेपी भी अपनी तरफ से तैयार नजर आ रही है। अचल शर्मा जी, अमित शाह जी ने भी अभी कुछ दिन पहले ही साफ साफ बोला था कि हम तो सीधे सीधे 180 सीटों का हम लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं और हम जानते हैं कि हम आगे जीतेंगे। लेकिन जीतेंगे कैसे? आप खुद सोचिए कि अगर ये तीन पार्टी साथ में आ जाती हैं, अगर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस तीनों साथ में आ जाते हैं तो एक केवाईएम फैक्टर बनता है। हम नीतीश कुमार की बात करेंगे तो कुर्मी फैक्टर चला जाएगा उनकी तरफ। हम लालू प्रसाद यादव जी की बात करेंगे तो पहले से ही माई समीकरण मुस्लिम और यादव जो जाति वोट है वो उधर चला जाएगा और अगर कांग्रेस भी आ जाता है तो कुछ अगड़े भी उधर चले जाएंगे। तो ये गठबंधन आप थोड़ी देर पहले जो समझाने की कोशिश कर रहे थे, अब मुझे समझाइए कि बिहार की राजनीति जातिगत राजनीति रही है, अगर ये समीकरण बन गया तो कैसे तोड़ पाएंगे आप लोग इस समीकरण को? बिहार की जातिगत राजनीति बिल्कुल रही है और अभी भी है, लेकिन अभी जो स्थिति आज के समय में है ना जी, मोदी जी का जो काम करने का फैक्टर, जैसे अभी मेरे पत्रकार बंधु जी ने कहा ये कि बीजेपी के अंदर भी हर अगड़ा पिछला हर तरह के लोग उसके साथ इस समय चल रहे हैं। अगर आप खाली जातिवाद को लेकर जो मांझी जी के साथ मोदी जी के इलेक्शन नहीं लड़ सकते साहब, अब आप स्टेट इलेक्शन की बात कीजिए। सुनिए, दूसरा जिस तरह से मांझी जी को इन्होंने, जो अति पिछड़ा मांझी जी है, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, कभी उनको हटा दिया जाता है, आम के ऊपर उनके ऊपर 24 लोगों को बिठा दिया जाता है, पुलिस मैंने गन्ने देके हथियार देके बिठा दिया जाता है वहां पर। तो ये लोग देख रहे हैं ना जी, ये जातिवाद की राजनीति को करना चाहते हैं। बीजेपी में आप बुलाते हैं, आप क्या उनको सीएम पद का उम्मीदवार, सीएम फेस घोषित कर देंगे? ये जो वहाँ के एमएलए होंगे, जो शीर्ष नेतृत्व होगा, ये तय करेगा कौन सीएम बनेगा कौन बनेगा। मांझी जी अगर आएंगे स्वागत है उनका, हमारी पार्टी के अंदर आते हैं, हमारे को स्वागत है उनका आएंगे। आप लोग उस मुद्दे को लेकर बुनाने के फिराक में जरूर रहते हैं साहब। मुद्दा तो खुद बना रहे हैं जी। आप नीतीश कुमार जी का इतिहास देख लीजिए, पत्रकार बंधु बैठे हैं, उससे पहले वो कहाँ थे? कभी लालू के साथ, कभी बीजेपी, कभी जो उसके मन में आता छोड़ते हैं, अलग चल पड़ते हैं। वो एक स्थिर इंसान नहीं है, बीमार मानसिकता का शिकार है, वो बिल्कुल स्थिर नहीं है वो। ठीक है, ज्ञानेंद्र जी आप सुन रहे हैं, अचल शर्मा जी थे हमारे साथ, अभी आपने उनकी बात सुनी होगी। बीजेपी से है अचल जी और सीधे सीधे कह रहे हैं कि बीमार मानसिकता से ग्रसित है नीतीश कुमार, जो भी काम कर रहे हैं वो बीमार मानसिकता से करने वाले हैं, हार का सामना करने वाले हैं इस चुनाव में आप लोग। ज्ञानेंद्र जी, नहीं, नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी भूल की। लालू यादव जी के साथ वो मिल के वो अपना सारा इतने दिनों की कमाई उन्होंने अपना खो दिया। इतने जो इनका नेशनल इमेज बना था ये सब वो लालू जी के साथ खो दिया। उससे जनता दल के लोग भी काफी दुखी है, जब बिहार की जनता भी काफी दुखी है। और लालू जी के साथ जाएंगे तो एक दूसरे का वोट ट्रांसफर नहीं होगा, लालू जी का वोट इनको ट्रांसफर नहीं होगा, इनका वोट उनको ट्रांसफर नहीं होगा और उसके बाद इनकी बहुत फिर बुरी स्थिति आ जाएगी, बहुत दयनीय स्थिति आ। मांझी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे ज्ञानेंद्र जी? आपकी बातों से लग रहा है कि नीतीश जी से खुश नहीं है आप। मांझी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मांझी जी तो ठीक है, सीधे साधे आदमी है मांझी जी, और एक ये गरीब तबके से आते हैं, दलित तबके से आते हैं, सीधे सीधे आदमी है। नीतीश जी का तो अब नेचर पाले वाला नहीं हो, फ्यूडल नेचर है नीतीश जी का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। बेबाक तरीके से आपने राय रखी है, जेडीयू में अभी हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए जिस तरीके से, मनोहर जी आपने सुना भी कि वो जो बातें कर रहे हैं, वाकई नीतीश कुमार को लेकर उनके ही अंदर अगर कहा जाए कि पार्टी में अभी दो गुट है। वो कह जरूर रहे हैं कि हमारे साथ हमारे सभी लोग हैं, लेकिन अभी भी दो गुट हैं जो कहीं ना कहीं से अंदर ही अंदर जीतन राम मांझी को फेवर करते हैं। ऐसे में अगर ये मान लिया जाए कि जीतन राम मांझी जो गठबंधन है, जो बनने की बात चल रही है, अगर उसमें आते हैं तो क्या जेडीयू बाकी यानी नीतीश कुमार और उनके साथ के जो समर्थक हैं वो रहेंगे उसमें? और अगर नहीं रहते हैं और अलग होते हैं तो उनके लिए कितना चुनौती भरा ये सफर होने वाला है?
ये राजनीतिक समीक्षक के रूप में जितनी परिस्थितियां और स्थितियां मौजूद हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के हिसाब से, उच्च नेतृत्व के अपने व्यक्तिगत और उनके व्यक्तित्व के हिसाब से, तो स्थितियां बड़ी अर्ध सत्य हैं, कोई पूर्ण सत्य के करीब नहीं है। देखिए, मांझी को भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में मांझी काफ़ी ऊंचे आदमी हैं, लेकिन जेडीयू का भी ऐसा बहुत सारा तबका है, खास करके जो नीतीश कुमार का धुर समर्थक है, कि मांझी ने नीतीश कुमार को धोखा दिया है, क्योंकि उस ऊंचे पद पर एक महादलित मुसहर जाति जो बहुत ही महादलित है, हालांकि मांझी जी जो है अब उतने गरीब नहीं है, 30 सालों का उनका राजनीतिक करियर है, वो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन यह है कि बड़े साफगोई से वो बात कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने नीतीश कुमार को धोखा दिया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेलते रहे। यह भी एक बहुत बड़ा सत्य है जो अभी ज्ञानेंद्र सिंह जी ने कहा कि नीतीश कुमार एक अच्छे प्रशासक हैं, परिवारवादी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका राजनीति करने का जो तरीका है वो फ्यूडलिस्टिक है, ऑटोक्रेटिक है। तो और इस तरीके से तो आरोप आप कहीं पर लगा सकते हैं, इवन आप नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि मैं पार्टी लाइन पर ये बातें नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन अगर आप बिहार के चुनाव अभियान के तमाम चीजों पर आप नजर डालें, तो जो आप जनता दल के जो धड़े हैं, जो जनता दल के विधायक हैं, वो क्या स्थिति होगी। तो देखिए, ये है कलयुग। कलयुग में राजनीति जो है वो कोई बड़े आदर्शवादी मानकों पर नहीं होती। जो विधायक नजर आती है, जो विधायक या जो भी जनता दल का नेता समझेगा कि इसका पलड़ा भारी है, उसके तरफ होलेंगे, और इसमें कोई नैतिकता का सवाल नहीं होगा। अलग हो चुके हैं, तो पप्पू यादव जी का भी कुछ अभी क्लियर नहीं है। अगर बिहार की जनता को ये तय करना है कि वो किस दिशा की ओर जाना चाहती है, ये बात सही है कि वो 15 साल का जो राज था वो दुर्दिन था, और नीतीश कुमार ने जो एक माहौल बदला, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। तो आज की तारीख में आपको गुड गवर्नेंस चाहिए, या तमाम नेताओं का जो गठजोड़ है, जो एक राजनीतिक यूनिफिकेशन के जरिए केवल जनता को भरमाना है और अपनी सत्ता को प्राप्त करना है। यहाँ पर बीजेपी से एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे जोड़ दूं, आप जरूर जवाब दीजिएगा मनोहर जी की बात का, लेकिन एक सवाल यहाँ पर जरूर जोड़ूंगी कि ये स्थिति आप लोगों के साथ भी बनने वाली है। अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, आपके साथ रामविलास पासवान जी हैं, एलजेपी से हैं, आपके साथ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी है, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, उन लोगों की भी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। अगर वहां पर भी आप लोगों के साथ ऐसी कुछ स्थिति पैदा होती है जैसा कि इधर हो रही है, तब आप क्या करेंगे? मैं पहले इनकी बात जानूं, जैसे इन्होंने कहा कि मांझी जी ने धोखा दिया, मांझी ने धोखा तो नहीं दिया, नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया लालू के साथ जाके। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात नीतीश कुमार ने किया। आज हम जो बात आपने की, हमारा जो गठबंधन है, पासवान जी हमारे साथ पहले भी गठबंधन के अंदर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उसके अंदर कोई इतनी परेशानी आने वाली, 2-4 सीटों को लेकर वो होगी बात भी, तो वो आराम से सोल्व होने वाली स्थिति है, कोई हमारी ऐसी बहुत बड़ी स्थिति हमारे सामने नहीं है। लेकिन मेरा इसके अंदर एक बात और कहना है, बिहार की जनता की ओर भी ध्यान दें, हम आम लीची की ओर ध्यान ना दें। बिहार के अंदर पिछले 8 सालों से अल्प आवास गृह योजना चलनी है, वो आज तक उस पर एक भी काम नहीं हुआ। जो बेसहारा महिलाएं हैं वो घरों में कहाँ रह रही हैं, उनको रहने के ठिकाने नहीं है। 8 साल हो गए, एक फाइल नहीं चली आज तक। दूसरा, 67 मजदूर मलेशिया के अंदर फंसे बैठे हैं, बिहार के सीएम होते हुए कोई बात नहीं कर रहा उन विषयों के ऊपर, सिर्फ जनता के आम और लीची के ऊपर पड़े हुए हैं। वो जो जनता के मेन मुद्दे हैं, जो जनता की परेशानी, उनको तो हल करें वो। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जनता के मुद्दों को ध्यान में रखिएगा, लेकिन इन सब के बीच इतना जरूर है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो आप लोग भी मांझी जी के लिए आपने दरवाजा खुला रखा है, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आप भी तैयार हैं। बहरहाल चलिए, इसी के साथ मुझे चर्चा को यहाँ खत्म करना होगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। काफी दिलचस्प मोड़ पर जा चुका है बिहार का ये सियासी घमासान। इंतजार अब कुछ ही दिनों का है, सितंबर-अक्टूबर में चुनाव होना है। इस बार आवाम को कौन सी सरकार मिलेगी, बस ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लड़ाई इस बार दलों में नहीं, खेमों और गठबंधनों के बीच में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और फोन लाइन पर भी मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बात मुद्दे की मैं अभी बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।